Example 1.7. Consider the charges Q, Q and minus Q placed at the vertices of an equilateral triangle as shown in figure 1.10. What is the force on each charge? क्वेश्चन में हमें कहा गया है यदि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों वर्टिसेस के ऊपर तीन चार्ज पड़े हैं Q, Q और माइनस Q। हम एज्यूम कर लेते हैं ये ए वर्टेक्स, ये इसकी ए वर्टेक्स है, ये बी वर्टेक्स एंड दिस इज सी वर्टेक्स। यहां पर चार्ज रखा है Q1 जिसकी वैल्यू अपने को Q गिवन है। सिमिलरली बी पे हम दूसरा चार्ज मान लेते हैं, इसकी वैल्यू भी Q गिवन है, और सी पे हम थर्ड चार्ज ऐड कर लेते हैं, इसकी वैल्यू अपने को माइनस Q गिवन है। तो बच्चों क्वेश्चन में ये पूछा है कि ईच चार्ज के ऊपर अपने को फोर्स फाइंड करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फोर्स ऑन चार्ज 1 कितना होगा, जो Q1 है उस पर कितना फोर्स होगा। तो फोर्स ऑन 1 के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो 2 की वजह से भी लगेगा। 2 की वजह से फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, ये बन जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, बिकॉज बच्चों ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव। तो ये 1 वाला चार्ज इस 2 की वजह से इस साइड जाना चाहेगा। सिमिलरली ये 1 वाला चार्ज 3 की वजह से ऊपर जाना चाहेगा, तो ये ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा हमारे पास, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फोर्स ऑफ 1। तो हमारे पास यहां से समझ आ गया नेट फोर्स अगर 1 पे निकालना है तो ये वेक्टर सम होगा या रिजल्टेंट होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। इन दोनों का वेक्टर सम होगा। और वेक्टर सम निकालना हो तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, एफ नेट निकालने का, या F1 हम निकाल रहे हैं, ये होगा अंडर द रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कोस थीटा। उसी के टर्म में लिखते हैं F12 का स्केयर प्लस F13 का स्केयर प्लस 2F12 F13 कोस थीटा। कोस थीटा, थीटा यहां पर बच्चों 120 डिग्री होगा क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अपने को क्वेश्चन में गिवन है। और लेट हम इसकी साइड L एज्यूम कर लेते हैं, तो हम देखेंगे यहां पर जो एंगल होगा ये 60 डिग्री होगा, जिसके अकॉर्डिंग जो ये वाला एंगल बन जाएगा ये बन जाएगा 120 डिग्री। तो बच्चों ये हमारे पास पूरी एक इक्वेशन आ गई F1 निकालने के लिए। चलिए पहले हम इसकी और इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, इसमें पुट कर देंगे। हमारे पास फोर्स के लिए कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं F12 निकालने में। फोर्स 1 और 2 के बीच में कितना हो जाएगा बच्चों, K। यहां पर देखिए 1 पे कितना चार्ज पड़ा है, Q1 की वैल्यू कितनी है Q, Q2 का भी मैग्नीट्यूड कितना है Q, तो Q इंटू Q Q स्क्वायर बन जाएगा। डिवाइड में बच्चों L है तो यहां आ जाएगा L स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया F12। सिमिलरली बच्चों F13 भी देख लीजिए। F13 हमारे पास आ जाएगा K, Q1 की वैल्यू Q है, जो 3 पे चार्ज पड़ा है उसकी वैल्यू भी कितनी है Q, क्योंकि अपने को माइनस साइन नहीं लेना, अपने को ओनली मैग्नीट्यूड लेना होता है। डिवाइड बाय दोनों के बीच में डिस्टेंस देखिए कितना है, इधर भी L होगा क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये हमारे पास आ गया K Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर। दोनों वैल्यूज देखो सेम है बच्चों, तो हम एक बार इनको एज्यूम कर लेते हैं टेम्परेरी कि F12 इज इक्वल टू ये क्या है F13, और इसको हम मान लेते हैं कि ये F है, F से। चलिए अब हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो हमारे पास F1 आ जाएगा बच्चों अंडर द रूट F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2। F12 और F13 दोनों F है तो ये बन जाएगा F स्क्वायर। कोस 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2। यहां आप देखेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये F1 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास F1 इज इक्वल टू अंडर द रूट F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर। ये F स्क्वायर से F स्क्वायर कैंसिल, तो F1 जो आ जाएगा वो F के इक्वल, दैट इज जो कि क्या है हमारे पास K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। ये हमारे पास F की वैल्यू आ गई। F1 हमारे पास आ गया, F1 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया F जो कि होता है K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। तो हमारे पास ये F1 की वैल्यू आ गई। चलिए बच्चों इसी तरह से अब हम Q2 के ऊपर फोर्स फाइंड करते हैं। जब हम 2 वाले इस Q2 के ऊपर फोर्स फाइंड कर रहे होंगे तो ये जो सेकंड चार्ज है इस फर्स्ट चार्ज की वजह से वहां जाना चाहेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है
तो इस चार्ज की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज वहां जाना चाहेगा और इस वाले नेगेटिव चार्ज की वजह से ऊपर जाना चाहेगा। ये बच्चों सेम इसकी तरह केस बन जाएगा। ये आ गया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये आ गया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, ये आ गया हमारे पास F रिजल्टेंट F2। अब की बार यही सेम इक्वेशन ऐसी बनेगी, बस यहां पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वो भी नेमिंग में, अदरवाइज सेम वैल्यूज आएंगी। ये आपको अपने आप से करना है, मैं आपके लिए ये सी पार्ट कर रहा हूं। जो हमें फाइंड करना है फोर्स ऑन दिस वर्टेक्स, इस वर्टेक्स पे जो चार्ज पड़ा है उस पर कितना फोर्स लगेगा। चलिए अब हम देखते हैं F3 कितना होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, जो Q3 है वो नेगेटिव है, जिसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज इस वाले चार्ज की वजह से भी नीचे की तरफ जाना चाहेगा। यहां पे जो प्लस, यहां पे जो चार्ज पड़ा था वो पॉजिटिव है और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी नीचे जाएगा। मतलब कि हम देख रहे हैं जो फोर्स ऑन 3 लगेगा ड्यू टू 1 एंड जो फोर्स ऑन 3 होगा ड्यू टू 2, वो ऐसे इधर इस साइड होंगे, ये इस साइड होगा। तो दोनों का अपने को रिजल्टेंट निकालना है, वो कहीं बीच में होगा। हमें पता है अब इन दोनों फोर्सेज में एंगल आ जाएगा, वो आ जाएगा 60 डिग्री। तो हम डायरेक्ट फार्मूला पुट करते हैं, हमारे पास आ जाएगा F ऑन 3, फोर्स ऑन 3, ये आ जाएगा हमारे पास फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 का स्क्वायर प्लस फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 F31 F32 इनटू में कोस 60 डिग्री। बच्चों कोस 60 डिग्री होता है 1/2, ये वैल्यू पुट कर देना। अब हम यहाँ पे 31 की वैल्यू देख लेते हैं। फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 कितना आ जाएगा बच्चों, Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर, जो कि हमने पहले देखा था Fi थी। सिमिलरली बच्चों यही फोर्स आप चेक करेंगे तो F31 भी आएगा, इसी को हम क्या कह सकते हैं, F। चलिए अब ये F इसमें पुट करते हैं, तो F3 हमारे पास आ जाएगा अंडर द रूट F। बच्चों ये वैल्यू को हम F बोल रहे हैं एक बार, तो हमारे पास ये आ जाएगा F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, कोस 60 होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा F3 इज इक्वल टू अंडर द रूट 3 इंटू F स्क्वायर, या F3 आ जाएगा √3 इंटू F। ये हमारा आंसर होगा। आई होप सो बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1.8। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 1.8। एग्जाम्पल नंबर 1.8 में बच्चों अपने को बताया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन फॉल करता है थ्रू ए डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर। जैसे कि ये देखो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन गिवन है, ये फॉल करता है 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। ये जो हाइट है ये अपने को गिवन है 1.5 सेंटीमीटर। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा। और अच्छे से वी ऑल नो कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चलता है। तो हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी गिवन है। यहां पर देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, मैं यहां साइड में लिख देता हूं, E इज इक्वल टू 2.0 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन में ये कहा गया है अगर इन प्लेट को हम रिवर्स कर दें, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर दिया, पॉजिटिव साइड ऊपर और नेगेटिव नीचे ले आए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह आने लग गया और इलेक्ट्रॉन की जगह हमने क्या ले लिया, एक प्रोटॉन। देखो इफ द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड, जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड है उसको रिवर्स कर दिया, कीपिंग द मैग्नीट्यूड अनचेंज, मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, एंड प्रोटॉन फॉल थ्रू द सेम डिस्टेंस। अब की बात प्रोटॉन को फॉल करवा रहे, E+ से प्रोटॉन को दिखाया गया। तो कह रहे हैं कि टाइम कैलकुलेट करो दोनों के केस में कितना टाइम होगा जब दोनों नीचे फॉल करेंगे। और अपने को नेक्स्ट पार्ट के अंदर कंपेयर करना है इसको ग्रेविटेशनल फोर्स से, मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ग्रेविटी के अंदर गिरते तो क्या होता। ये तो मैं आपको अभी बता देता हूं, अगर ग्रेविटी के अंदर गिरते दोनों का सेम टाइम आता, सेम टाइम पे फॉल करते, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स में गैलीलियो गैलीली के अकॉर्डिंग ये हमें पता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे वो हैवियर हो या लाइटर हो, वो दोनों सेम टाइम पे फॉल करते हैं, मतलब कि ग्रेविटेशन फोर्स मास पे डिपेंड नहीं करता। तो ये तो था ग्रेविटेशन फोर्स की बात, बट पहले हम जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वो देख लेते हैं कि इस प्लेट्स के अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है और एक ये प्रोटॉन फॉल कर रहा है, तो देखना है दोनों में टाइम कितना कितना लगेगा। आइए बच्चों, जैसा कि हमारे पास फॉर्मूला होता है
F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। मैं बता दूं ये कहां से आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन थी फोर्स अपॉन चार्ज, तो यहां से फोर्स क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई। और बच्चों ये हमारे पास फोर्स आ गया कि कोई भी चार्ज पड़ा, अगर इलेक्ट्रॉन पड़ा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, ई इंटू ई, गोट इट। और इसी तरह से फोर्स का फार्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन भी होता है। यहां से हम बता पाएंगे कि एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ई बाय एम। ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला आ गया। अगर हम देखते हैं चार्ज इस केस में, तो प्रोटॉन पे भी लकीली ई चार्ज होता है, क्योंकि ये पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है ई, बस एक साइन का फर्क होता है। इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और इस ई की वैल्यू होती कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो बच्चों हमारे पास ये ई है, ये ई हमें दे रखा है, मास हमें दे रखा है। दोनों केसेस में हम एक्सेलरेशन निकाल पाएंगे। अगर एक्सेलरेशन आ गया तो बच्चों टाइम निकालना आसान हो जाएगा। वो देखिए कैसे, जब भी कोई बॉडी ऊपर से नीचे फॉल कर रही हो तो हम फॉर्मूला लगाते हैं एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। बच्चों जो एस है वो है हाइट, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, हाफ एक्सेलरेशन बच्चों ये वाला पुट कर देंगे, अभी रुको बाद में करेंगे, ये एक्सेलरेशन इनटू में टी स्क्वायर। यहां से बच्चों चलिए अब हम टी निकालते हैं, तो हमारे पास यहां से आ जाएगा टी इज इक्वल टू, ये 2 यहां पे आके ऊपर आ जाएगा और a डिवाइड में t इज इक्वल टू 2h डिवाइड बाई a का अंडर रूट। a की वैल्यू अब यहां से पुट कर दीजिए, तो टाइम हमारे पास आ जाएगा, टाइम की जनरल इक्वेशन आ गई 2h बाय a की जगह कितना लिखेंगे आप, ई बाय एम, ई बाय वाला एम बच्चों ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारे पास टाइम की जनरल इक्वेशन आ गई। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहां पर देखेंगे तो एक बार अगर आप यहां पे इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम पुट करें, मतलब टी ई निकालना चाहें, और एक बार आप टी पी निकालना चाहें, तो हमारे पास यहां एस तो दोनों के लिए कॉमन होगा, एक बारी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करना पड़ेगा, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई दोनों के लिए सेम है। जब आप टाइम पीरियड निकालेंगे प्रोटॉन के लिए तो 2h, बस मास ऑफ प्रोटॉन पुट करना पड़ेगा, ई और ई दोनों के लिए सेम है। ये दोनों वैल्यूज पुट करके जब आप आंसर चेक करेंगे तो बच्चों हमारे पास आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए तो इतना 2.9 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड। मैं एक बार रिपीट कर दूं, देखिए हमारे पास टाइम पीरियड का ये फार्मूला बन गया, जनरल फार्मूला। टाइम पीरियड के फार्मूले में अगर हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दिया, क्योंकि बाकी सब तो देखो सेम है, चार्ज दोनों पे सेम होता है, ये चार्ज के लिए ई लगाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए कांस्टेंट है, क्योंकि कहा गया था कीपिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड अनचेंज। हाइट हमें दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर, पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 1.5 बाई 100। तो सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हम देख रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन जो है उसका टाइम आ रहा है ये, और प्रोटॉन का टाइम आ रहा है ये, मतलब प्रोटॉन जो है वो 100 सेकेंड बाद में गिरेगा, क्योंकि बच्चों हमें पता है इलेक्ट्रॉन जो फॉल करेगा अगर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते तो जाके वो लगभग ये आएगा, क्योंकि देखो 10⁹ सेकंड आया, हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं। अगर इसमें हम 100 और मल्टीप्लाई करते तो जाके ये बनता है 10⁻⁷, जो कि इसका ऑर्डर है। तो हम क्या देख रहे हैं, जो प्रोटॉन है वो 100 गुना ज्यादा टाइम लेगा नीचे फॉल होने में। अब क्वेश्चन का अगला पार्ट यहां से, ये तो फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। अगला पार्ट क्या था कि कंट्रास्ट द सिचुएशन अकॉर्डिंग टू फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। तो हम कहेंगे ये तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहे हैं, हालांकि चार्ज दोनों पे सेम है, बस मास डिफरेंट है। फिर हमने देखा टाइम किसके लिए ज्यादा लगा, टाइम इसके लिए ज्यादा लगा, जो प्रोटॉन है उसके लिए ज्यादा टाइम लगा। तो हम देख रहे हैं कि ये जो फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यह फोर्स मास पे डिपेंड करता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मास पे डिपेंड नहीं करता। ये इन दोनों में डिफरेंस है। तो ये क्वेश्चन द सेकंड कि कंट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट द फ्री फॉल अंडर द ग्रेविटी। तो हम कहेंगे ग्रेविटी वाला जो फोर्स है वो मास पे डिपेंड नहीं करता, बट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मास पे डिपेंड करता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, भले ही दोनों के लिए चार्ज सेम है, फिर भी देखो मास जिसका ज्यादा होगा वो 100 गुना ज्यादा टाइम ले रहा है लगभग। तो ये हमारे पास आ गया सेकंड का, इस सेकंड पार्ट का आंसर। चलिए बच्चों अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, एग्जांपल नंबर
1.9। एग्जाम्पल नंबर 1.9 में बच्चों अपने को 2 पॉइंट चार्जेस गिवन है। फर्स्ट है Q1 और सेकंड है Q2। Q1 की वैल्यू अपने को गिवन है बच्चों 10⁻⁻8, यहां हमने पॉजिटिव चार्ज रख दिया। Q2 की वैल्यू है 10⁻8। ये कहा गया कि दोनों 0.1 मीटर के डिस्टेंस पे है, 0.1 मीटर का डिस्टेंस है। देखो 0.05 ये, 0.05 ये, तो ये बन जाएगा यहां से लेके यहां तक 0.1 मीटर। अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है एट पॉइंट ए, बी एंड सी। चलिए बच्चों हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला देख लें क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है K/Q/R²। मतलब कि जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो चार्ज हमें पता हो, K तो कांस्टेंट है, और डिस्टेंस हमें पता हो कि किसी चार्ज की वजह से किस डिस्टेंस पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये डिस्टेंस होता है। तो अब हम इस फॉर्मूले का यूज करके सबसे पहले ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखते हैं। अच्छा एक बात और, साथ साथ आप ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखने के लिए अपने को टेस्ट चार्ज रखना होता है। ये टेस्ट चार्ज कहीं पर रख के देखते हैं। ये टेस्ट चार्ज का नेचर है कि ये पॉजिटिव होगा। जहां पर भी ये टेस्ट चार्ज मूव करता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। जैसे कि मैं कह दूं इस ए पॉइंट पे देखो, तो ए पॉइंट पे आपने मन ही मन में टेस्ट चार्ज को रखा, इस प्लस वाले चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज कहां जाएगा, उधर। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो 1 वाले चार्ज की वजह से होगी वो इस साइड होगी, यहां पे ऐसे। इसको मैं एक बार अलग मार्कर से बना देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। ये बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। बच्चों अगर अभी भी समझ नहीं आया तो इसको एक बार दोबारा समझ लीजिए। ये टेस्ट चार्ज हमने रखा, चलो अब इसके लिए देखते हैं। यहां पर नेगेटिव चार्ज पड़ा है, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये टेस्ट चार्ज कहां जाएगा, हमें पता है ये टेस्ट चार्ज जो होगा उसकी तरफ जाना चाहेगा, मतलब टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज जाना चाहेगा। तो हम देखेंगे सेकंड चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहां हो जाएगी। तो ए पॉइंट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन E1 और E2 दोनों की उस साइड है, इसलिए हम कहेंगे ए पॉइंट की नेट डायरेक्शन जो होगी वो उधर होगी। इसीलिए एनसीईआरटी के अंदर इसको ब्लू एरो से दिखा रखा है। तो हमें समझ आ गया कि जो 1 वाला चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वहीं होगी, सेकंड वाला चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहीं होगी। तो इसीलिए अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट ए, ये कितना आ जाएगा। ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 2 का वेक्टर सम। अब हमें पता है दोनों सेम डायरेक्शन में डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। हम पहले E1 निकालते हैं बच्चों। इस फॉर्मूले को देखो, K किस चार्ज की वजह से देख रहे हैं, Q1 की वजह से। Q1 की वजह से वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 10⁻⁸। ये आप पुट कर लेना, अभी मैं पुट नहीं कर रहा। डिवाइड बाय बच्चों यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 0.05। इसका हम स्क्वायर कर देंगे क्योंकि इस पॉइंट पे देखना। सिमिलरली बच्चों E2 निकालोगे, वो भी कितना आ जाएगा, K कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू पुट करना आपको आना चाहिए। Q2 कितना बच्चों, सेम है। देखो अपने को ओनली मैग्नीट्यूड लेना है, तो Q2 डिवाइड बाय 0.05 का स्क्वायर। तो हम क्या देख रहे हैं, E1 E2 सेम है, इसलिए जो नेट बन जाएगा E एट A वो बन जाएगा 2 टाइम, हम कह सकते हैं E। यहां पर लिख देंगे E1 इज इक्वल टू है E2, इसको हम एक बार मान लेते हैं E से, मतलब कि इस वैल्यू का नाम जो है वो हमने E लिख दिया। तो हम यहां ये सारी वैल्यू को सोल्व करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहां पे आंसर आ जाएगा। अब बच्चों इसी तरह से हमने ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड किया, तो अब बी पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। लेट यहां पर ये बी पॉइंट है। चलिए बच्चों देखते हैं, पहले इसकी डायरेक्शन किस तरह से देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर अगर हम टेस्ट चार्ज रखें, इस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रखें Q0, तो ये जो टेस्ट चार्ज है इस पॉजिटिव से कहां जाना चाहेगा, इधर। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड 1 वाले की, मतलब ये Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होगी। सिमिलरली जो अब ये सेकंड वाला चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, वहां, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है बच्चों। ये इधर रखे हुए टेस्ट चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इसीलिए इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस साइड होगी। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ सेकंड चार्ज। इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, उस साइड। बच्चों अब हमारे पास ये केस आ गया कि दोनों में से नेट कौन होगा, ज्यादा कौन होगा, क्योंकि ये चार्ज पास है, इसके लिए डिस्टेंस कम होगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी।
इसलिए हम देखेंगे दोनों में से एक यहां है और एक वहां, तो ये जीत जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। इसको एक एग्जांपल से भी समझ लो। लेट मैं आपको कह दूं कि मेरे पास इस तरह से एक बॉक्स है, यहां पर 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है और यहां 2 न्यूटन, तो ये बॉक्स कहां जाएगा? तो आप सब समझ सकते हो यहां जाएगा सर 8 न्यूटन से। ये आपने कैसे निकाला कि इस बड़े वाले वेक्टर में से छोटे वाले वेक्टर को माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब ये वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू ज्यादा है क्योंकि इसका डिस्टेंस कम है, तो ये वैल्यू क्या होगी ज्यादा। तो हम देखते हैं E1 जो है वो ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू E2, इसलिए हम डायरेक्ट E1 में से E2 को माइनस कर देंगे और नेट डायरेक्शन इसी साइड आएगी, क्योंकि जो बड़े वाला फोर्स होता है या बड़े वाला वेक्टर होता है वही जीतता है। तो इसीलिए यहां एनसीईआरटी में ब्लू एरो से यहां दिखा रखा है कि बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां होगी। बट बच्चों आपकी बात प्लस नहीं करना होगा, माइनस करना होगा। तो हम देख रहे हैं बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो कहां होगी? वो होगी बी पॉइंट पे 1 की वजह से प्लस बी पॉइंट पे सेकंड की वजह से। ये प्लस साइन अभी टेम्परेरी लिखा है क्योंकि बच्चों ये दिखा रहा है वेक्टर का सम लो। जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो यहां माइनस लिख देना। तो ईबी कितना आ जाएगा बच्चों? चलो पहले हम E1 की वैल्यू निकालते हैं। E1 है इस चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो क्या फॉर्मूला होता है? के Q1 की जगह हमने लिख दिया Q1, हालांकि हमें पता है ये वैल्यू दे रखी है, बाद में पुट कर सकते हैं। डिवाइड बाय बच्चों यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? 0.05 का स्क्वायर माइनस, समझ आ गया? वहां तो प्लस इसलिए लिखा था कि बी पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इन दोनों का वेक्टर सम होगी। अब हमने बच्चों यहां पर माइनस साइन पुट कर दिया। माइनस साइन के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड वाले के निकालो तो क्या होगी? Q2 डिवाइड बाय यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों, देखो 0.1 0.05 0.05 और 0.0, इनको ऐड कर देंगे मतलब कि बन जाएगा 1.5। तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा 1.5 का स्क्वायर। अब इन दोनों को बस आपने वैल्यूज पुट करना है। पहले तो आप ये कॉमन ले लेना, K और Q अंदर सोल्व कर लेना सारा, फिर K Q की वैल्यू लिख के इनको मल्टीप्लाई कर देना। इससे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी भी आ जाएगा। आई होप सो बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम इसी का नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी फाइंड करते हैं। सी पॉइंट पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे बच्चों, तो आप देखिए अगर यहां टेस्ट चार्ज रख दिया हमने, यहां टेस्ट चार्ज रखेंगे तो ये रखा हुआ टेस्ट चार्ज इसकी वजह से क्या होगा? रिपेल, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1 की वजह से एट पॉइंट सी कहां होगी? इस साइड, जो ये एरो दिखा रखा है आपको। सिमिलरली बच्चों सेकंड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कहां होगी? सी पॉइंट पे नीचे की तरफ, क्योंकि यहां जब टेस्ट चार्ज पड़ा होगा वो ये नेगेटिव चार्ज की वजह से नीचे जाना चाहेगा। फिर इन दोनों का हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे। बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है, किस तरह से करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। हम देखेंगे कि नेट जो सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वो वेक्टर सम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1 की वजह से सी पॉइंट पे प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेकंड की वजह से सी पॉइंट पे, इनका वेक्टर सम होगा। और वेक्टर जब भी निकालना हो तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं बच्चों? पहले तो E1C का स्क्वायर, फिर E2C का स्क्वायर प्लस 2E1C प्लस इंटू में E2C इंटू में कोस थीटा। कोस यहां पे 120 डिग्री। मैं क्वेश्चन थोड़ा सा और सोल्व कर देता हूं। हमारे पास E1C और E2C दोनों की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि आप देखिए यहां से यहां का डिस्टेंस भी सेम है, यहां पे चार्ज भी, यहां पर सेम चार्ज पड़ा है, देखो 10⁻⁻8। यहां से यहां का भी डिस्टेंस वही है जो इस केस में था। तो हम देख रहे हैं 1 वाले का इस पॉइंट पे वही चार्ज वही डिस्टेंस है, जो कि 2 वाले का वही चार्ज वही डिस्टेंस है, K तो कांस्टेंट है। तो हम देख रहे हैं E1C और E2C ये सेम होंगे। इसको हम एक बारी E कह लेते हैं या E डैश कह लो, क्योंकि क्वेश्चन में पहले E ऑलरेडी हम कहीं पे कह चुके हैं। तो EC हमारे पास आ जाएगा बच्चों। और वैसे इसकी वैल्यू एक बार निकाल लो, कितनी होगी? Q बाय ये डिस्टेंस कितना है? 0.1 का स्क्वायर। चलिए बच्चों अब हम Q की वैल्यू पुट करेंगे तो नीचे ये डिवाइड करके हमारे पास E1C और 2C आ जाएगा, जिसको E कहते हैं। अब इस फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यूज को। अंडर द रूट E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2E इंटू E, ये भी बन जाएगा E स्क्वायर इंटू में कोस 120। कोस 120 होता है -1/2। बच्चों ये बात क्लियर है कि ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा,
ये माइनस का ई स्क्वायर बन जाएगा और ये माइनस का ई स्क्वायर इस प्लस वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ई सी किसके इक्वल आ जाएगा, ई स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब कि ई के इक्वल। तो ये जो वैल्यू है यही अपना आंसर हो जाएगा और इसकी डायरेक्शन कहां होगी, इन दोनों के बीच में। आई होप सो बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 1.9 भी समझ आ चुका होगा। चलिए अब हम इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 1.10। बच्चों एग्जांपल नंबर 1.2 मैं आपको डायरेक्ट एक बार समझा देता हूं, आप स्टेटमेंट रीड अपने आप कर लेना। मैं इसमें आपको सारा हिंट दे देता हूं, फॉर्मूला बता देता हूं और आप वैल्यू पुट कर लेना। ये देखिए हमारे पास दो चार्जेस दे रखे हैं, एक तो +10 माइक्रोकूलम और एक -10 माइक्रोकूलम। दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है वो बहुत कम है, 5.0 mm है। तो क्वेश्चन के ए पार्ट में तो हमें पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है और क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में अपने को इस क्यू पॉइंट के ऊपर, देखो बी पॉइंट पे अपने को क्यू पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है। इस केस में देखो पी पॉइंट है वो इस डायपोल की एक्सिस पे लाई करता है और एक्सियल लाइन पे कभी भी अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो उसका फार्मूला होता है 2kp/r3। इसका फर्दर सोल्व करोगे तो E एट एक्सियल लाइन आ जाएगा हमारे पास 2 × k। P होता है बच्चों Q × लेंथ ऑफ डायपोल, जिसको हम 2L से जनरल लिखते हैं। बट अब की बार आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये पूरी जो 2L लेंथ है कितनी गिवन है, 5 mm। आपको ये नहीं कि इसका डबल करें, क्योंकि ये पूरी यहां से यहां तक की लेंथ अपने को दे रखी है 5 mm। तो 5 × 10⁻³ कर देना। Q अपने को दे रखा है, इसकी वैल्यू पुट कर देना 10 माइक्रोकूलम, K की वैल्यू पुट कर देना 2 और डिवाइड बाय 15 सेंटीमीटर। तो 15 का क्यूब आ जाएगा। वैसे आप लोग मीटर में चेंज करके इसका क्यूब कर देंगे। तो हमारे पास Q की वैल्यू भी है, मैं यहां लिख देता हूं। Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू है 10 × 10⁻⁻⁶, क्योंकि 10 माइक्रोकूलम है, माइक्रो के लिए हमने ये लिखा। अब आप Q की वैल्यू, ये K कांस्टेंट की वैल्यू जो कि होती है 9 × 10⁹, ये पूरा 2L, और ये पुट के सोल्व करेंगे तो हमारे पास E एट एक्सियल लाइन आ जाएगा। ये बच्चों हम वैसे स्पेशल केस यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो ये डिस्टेंस है ना, डायपोल का डिस्टेंस है वो R से बहुत कम है। जो R होता है वो ये डिस्टेंस होता है। अपने को दे रखा है कि ये जो R डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है। इसके कंपैरिजन में हम देखें तो ये बहुत कम डिस्टेंस है, ओनली 5 mm है। बच्चों आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम इसी का सेकंड पार्ट देख लेते हैं, बी पार्ट। अब की बार देखो जो ये क्यू पॉइंट है, अपने को सीधा नहीं कह रखा कि ये इक्वेटोरियल लाइन पे लाई करता है, बट अपने को ये कह रखा है कि ओ पॉइंट से जो लाइन पास कर रही है और ओ पॉइंट सेंटर पे है, उस परपेंडिकुलर लाइन से के ऊपर है और 15 सेंटीमीटर पे है। तो अपने पास यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर। ये भी बच्चों स्पेशल केस बन जाएगा। ई एट इक्वेटोरियल जब भी अपने को निकालना हो, इसका फार्मूला होता है kp/r3। ये वो स्पेशल केस है जिसमें L इज मच स्मॉलर देन R होता था। अब यहां पे हमारे पास फिर वही K की वैल्यू पुट कर देंगे, जो P होगा वो बन जाएगा Q × 2L। 2L अपने को देखो दे रखा है कितना, 5 mm, मतलब 5 × 10⁻³ Q अपने को कितना दे रखा है, 10 माइक्रोकूलम, मतलब कि 10⁻⁶, डिवाइड बाय 15/100 का क्यूब। इन पूरे को सोल्व करेंगे तो E एट इक्वेटोरियल लाइन भी आ जाएगा। आई होप सो बच्चों ये अपने को समझ आ गया होगा। फिर भी अपने को डायरेक्शन लिखनी हो तो वो भी देख लें। जो एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो होती है अलोंग द एक्सिस, और होती है उसी साइड जिस साइड में डायपोल की डायरेक्शन है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। देखो बच्चों डायपोल मोमेंट कहां से कहां होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ये चीज आपने डेरिवेशन में सीख ली थी, और डेरिवेशन में आपने सीखी होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब भी अपने को डायपोल की एक्सिस पे देखनी हो तो वो सेम डायरेक्शन में होती है जहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। डायपोल मोमेंट कहां से कहां होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। और इस वाले में देखेंगे तो ये क्यों इधर आया है, क्योंकि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव वहां होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब इक्वेटोरियल लाइन पे देखी जाती है तो वो अपोजिट होती है टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तभी वहां पर डेरिवेशन जब हम करते थे यहाँ पे एक नेगेटिव साइन भी आता था। बट अभी अपने को मैंने सब समझा दिया है, फिर थोड़ा सा आप एनसीईआरटी को रीड करना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा।